बच्चों, आज मैं आपको नवम वर्ग के संस्कृत विषय में विसर्ग संधि का भाग बताने जा रहा हूं। कल हमने विसर्ग संधि के लोप के दो भागों का अध्ययन किया था, जिनमें से प्रथम भाग ये था कि अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद दूसरे पद के शुरू में अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरा था कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पूर्व आ हो और दूसरे पद के शुरू में कोई भी स्वर हो तो उस परिस्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। वह तीसरा भाग है कि यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो विसर्ग से पूर्व आ हो एवं दूसरे पद के शुरू में कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यह समझने लायक बात है कि अगर पहले पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आ हो और दूसरे पद के शुरू में कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा। कोई भी व्यंजन से मतलब है यहां कोई भी व्यंजन से यहां मतलब है कुल मिलाकर 20 व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन अगर रहता है तो उस परिस्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं। मूर्खाः
जोर हसन्ति, मूर्खाः जोर हसन्ति। अब यहाँ प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के विसर्ग से पूर्व आ है और दूसरे पद के शुरू में ह है। इस कारण से ये विसर्ग यहां से हट जाएगा और हटने के बाद केवल बचेगा मूर्खा हसन्ति। मूर्खा हसन्ति। ऐसे ही देवता जो रमन्ते, केवल विसर्ग हटेगा और जोर का चिन्ह हट जाएगा, लेकिन इन दोनों पदों को हम एक पद बनाकर नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर प्रथम पद संज्ञा हो और दूसरा पद क्रिया हो तो ऐसी स्थिति में दोनों पदों को हम जोड़ते नहीं हैं, दोनों को हम अलग अलग ही लिखते हैं। तो देवता एक संज्ञा शब्द है और रमन्ते एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है रमन करते हैं। इसी कारण से दोनों पद एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। तो इस प्रकार हमने जितना अध्ययन किया और इसका जो चौथा भाग है वह पूर्व रूप संधि में भी उसकी चर्चा हुई है, इसलिए उसको यहाँ छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर विसर्ग के लोप में हमने जो देखा उसके मुताबिक यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दूसरे पद के शुरू में अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। फिर हमने देखा कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद उत्तर पद के शुरू में कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। और अभी हमने देखा कि पहले पद के अंत में विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले आ और दूसरे पद के शुरू में कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इस प्रकार हमारा यह पाठ आज संपन्न हो गया। आप इसे देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दैट्स ऑल।